क्योंकि हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 17 से पढ़ना है। 17 है जो धारा 17 जो है विधि का उल्लंघन ना करते पाए गए बालक के बारे में आदेश है। ऐसा बालक जांच में पाया जाता है कि उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है। सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें 2 क्लॉज दिए गए हैं। पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है इसका। पहला क्लॉज कहता है कि जहां बोर्ड का जांच करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया, में प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा। सीधी सीधी बात है, जब बोर्ड जांच करता है, जांच के बाद पाता है, क्या करेगा बोर्ड? बोर्ड जांच है कि जो बालक है उसने किसी विधि के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, तो जैसा वो आदेश उचित समझे वैसा वो आदेश पारित कर सकता है कि उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है ना, उस हिसाब का वो आदेश पारित करेगा। कोई खास इसमें नहीं लिखा है। दूसरा क्लॉज देखिए, दूसरा कहता है यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह बालक को समुचित निर्देशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? ऊपर उसने जांच करी, जांच के बाद ये पाया कि बालक ने विधि का तो उल्लंघन नहीं किया, लेकिन क्या है, उसको यह लगता है कि बालक को देखरेख की आवश्यकता है। उसको देखरेख की काय की आवश्यकता है? देख और रेख की आवश्यकता है, ऐसा उसको लगता है, समिति को, बोर्ड को लगता है। तो बोर्ड क्या करेगा? बालक को समुचित निर्देशों के साथ कहाँ भेज देगा? समिति के पास भेजेगा। कहाँ भेजेगा? समिति के पास। अगर उसको फिर समिति डिसाइड करेगी कि उसको देखरेख की जरूरत है तो कहाँ उसको रखा जाएगा, है ना। ऐसा बालक है जिसने उल्लंघन तो नहीं किया लेकिन उसको देखरेख की आवश्यकता, तो देखरेख का कुल मिला के उसका प्रबंध किया जाएगा, उसकी देखरेख की व्यवस्था की जाएगी। बस इतना सा इसमें, इसको खास नहीं है। ऐसे ही देखिए 18, देखिए 18 थोड़ा है, दोनों सेक्शन जरूर याद रखने हैं। ये था विधि का उल्लंघन ना करते पाए गए बालक के बारे में, और ये है विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। इसको आपको याद ढंग से पढ़ना है। ये कौन सा बालक है जो विधि का उल्लंघन करते पाया जाता है? करते पाया जाता है। जांच होती है, जांच के बाद पता पड़ता है कि बालक ने विधि का उल्लंघन किया है, तो उसके बारे में क्या क्या आदेश दिए जाएंगे वो इसके बारे इसमें बताया गया है 18 में। तो सेक्शन 18 भी याद रखना है आपको। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, क्या कौन कौन से आदेश उसके खिलाफ पारित किए जा सकते हैं। छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता, ऐसी परिस्थितियां जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझे तो वह। तो ये कह रहा है, पहला तो ये कह रहा है इसमें कि जहां बोर्ड जांच करने के बाद बालक की आयु को विचार में लाए बिना, ये भी याद रखना है, आयु को विचार में लाए बिना, मतलब जब बोर्ड जांच करेगा तो बालक की आयु को विचार में नहीं लेगा, लेकिन जघन्य अपराधों के मामले में 16 वर्ष से कम आयु है। 16 वर्ष से कम आयु, कौन से अपराध में? जघन्य अपराध अगर किसी बालक ने किया है तो ऐसे में 16 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है, यहाँ लिख दीजिए कैसा अपराध किया है, जघन्य अपराध के मामले में 16 वर्ष से अगर कम आयु का है, तो बोर्ड नीचे जो कुछ आदेश दिए रखे हैं उनमें से कोई आदेश पारित कर सकता है। पहला देखिए, इसमें पहले में ए है, ये कहता है बालक को समुचित जांच करने के पश्चात और ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। तो ये क्या कह रहा है कि बालक को घर जाने के लिए भर्त्सना के पश्चात, मतलब भर्त्सना मतलब डांट फटकार के, माता पिता जो है उसको डांट फटकार के क्या कर सकता है? भर्त्सना, भर्त्सना के पश्चात, किसको? भर्त्सना के पश्चात उसके जो माता पिता हैं उनको
माता पिता को, ये याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। भर्त्सना के पश्चात माता पिता को डांटने के पश्चात उसको कहाँ से जाने का आदेश दे सकता है? घर जाने का, कि भैया घर जाने का। घर जाने का आदेश दे सकता है, मतलब उसे छोड़ा जा सकता है। जब बोर्ड जांच करता है, जांच करने के बाद उसके माता पिता हैं, संरक्षक भी आ जाएंगे इसमें, तो संरक्षक हैं, इनको डांट फटकार करके बालक को कह सकता है कि इसको घर ले जाया जा सकता है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। कुल मिला के बालकों को क्या कर सकता है? बोर्ड छोड़ सकता है डांट फटकार के। दूसरा देखिए क्या कर सकता है, ये शॉर्ट में ही याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं रखना है, शॉर्ट में ही याद रखना है। दूसरा, बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकता है। दूसरा भी क्या कह रहा है? सामूहिक परामर्श, सामूहिक परामर्श, सामूहिक कोई परामर्श वगैरह है, समझाइश जहाँ होती है, बालकों को समझाया जाता है, सामूहिक परामर्श आदि लेने के लिए क्या दे सकता है? आदेश आदि कर सकता है, उसमें भाग लेने के लिए उससे कह सकता है। तीसरा क्या कर सकता है? तीसरा है, बालक के को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकता है। तो क्या कर सकता है? बालक को कोई सामाजिक संगठन वगैरह जो होते हैं या व्यक्तियों के जो संगठन वगैरह होते हैं उनके पर्यवेक्षणाधीन, मतलब उनकी निगरानी में। पर्यवेक्षणाधीन का मतलब होता है निगरानी में। निगरानी मतलब उनकी देख रेख में, भैया आप उनके साथ में रहोगे, वो आपके क्रियाकलाप देखेंगे और उसमें सामुदायिक सेवा करने के लिए, निगरानी में सामुदायिक सामुदायिक सेवा करने के लिए छोड़ा जा सकता है बालक को, कि भैया यहाँ रहेगा, इन लोगों की निगरानी में रहेगा, इन लोगों की देखरेख में रहेगा। कोई संगठन हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वहां पे बालक को देखरेख की जाएगी, वहां उससे काम भी कराए जाएंगे जो भी उसके लायक होते हैं, वहां देखरेख के मतलब सुधरने की गुंजाइश, ताकि वो सुधर सके, है ना। इस तरीके से उसकी व्यवस्था की जा सकती है। अगला देखिए, डी क्या कहता है? डी कहता है, बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकता है। लास्ट कहता है कि जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना चूंकि बालक पे तो लगाया नहीं जाता, तो उसके क्या उन पे लगाया जा सकता है? माता पिता पे लगाया जा सकता है, या कोई संरक्षक है ना। बालक तो भरेगा नहीं, तो जिसकी तरफ से कौन भरेंगे? माता पिता या संरक्षक, इनसे कह सकता है कि भैया आप जुर्माना भरिए। तो जुर्माना भरकर भी क्या करा जा सकता है? इन्हें छोड़ा जा सकता है। परंतु लिखा है, परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रबद्ध किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन ना हुआ। कुछ कामकाजी बालक होते हैं ना, जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में कह रहा है। जब अगर कोई ऐसा कामकाजी बालक है तो वो ये भी देखेगा बोर्ड के भैया किसी श्रम विधि का उल्लंघन तो नहीं हुआ, श्रम विधि का श्रम विधि का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इसकी भी जांच करेगा बोर्ड। श्रम विधि का उल्लंघन मतलब वही रहता है जो नियम बनाए गए हैं कि बालकों से कौन कौन से काम कराने चाहिए, कौन से नहीं कराने चाहिए, कितनी एज का बालक होना चाहिए, इन सारी चीजों का क्या करेगा? बोर्ड जांच करेगा। अगर कोई बालक है जो काम काज करता है तो उसमें बोर्ड के द्वारा ये देखा जाएगा। ये भी देखिए ई कहता है, बालक को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश ऐसे माता पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षा अनुसार प्रतिभू सहित या रहित 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंद पत्र निष्पादित किए जाने का निर्देश दे सकेगा। तो केवल इतना याद रखेंगे, 3 वर्ष का बंद पत्र भी भरवा सकता है। किससे भरवाएगा? जो बना रहने के लिए से भरवाया जाएगा, बालक से नहीं, उसके माता पिता जो होते हैं, उसके संरक्षक वगैरह जो होते हैं, उनसे 3 वर्ष का बॉन्ड भी भरवा लिया जाएगा। कि भैया बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब ये है कि आपका बालक को हम छोड़ रहे हैं, अब आपका बालक चाह रहा है 3 साल तक आप इसकी देखरेख करोगे कि गलत संगत में ना पड़ जाए, सदाचारी बना रहे, उसका उसका जो है बिहेवियर अच्छा रहे समाज में। इस तरीके से उसके माता पिता से 3 साल तक का जो है, या उसका संरक्षक जो है, उससे 3 साल तक के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है। प्रतिभू सहित भी हो सकता है या प्रतिभू रहित भी हो सकता है। कितने वर्ष का बॉन्ड भरवाया जा सकता है? 3 वर्ष का बॉन्ड भरवाया जा सकता है। अगला देखिए, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको, है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बालक को 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे सुधारात्मक सेवाएं जिसके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण
उपांतरण चिकित्सा के लिए और विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान मनोचिकित्सकीय समर्थन देना भी है, विशेष गृह में भेजने का निर्देश दे सकता है। तो विशेष गृह, बस इतना याद रखना है। कौन सा गृह? विशेष गृह जो होते हैं, विशेष गृह। अब विशेष गृह में भेजने का निर्देश भी दे सकता है। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए बॉन्ड भी भरवा सकता है, या फिर 3 साल के लिए इन्हें विशेष गृह, जहाँ पे इनका कौशल किया जाता है, इसमें इलाज भी है उसका, मनोचिकित्सकीय अगर इलाज है, और बहुत सारी चीजें इन्हें सिखाई भी जाती हैं ताकि जब यहाँ से निकले तो अपना भरण पोषण कर सके, ढंग से जिंदगी जीवन यापन कर सके। तो विशेष गृह में भी इनको क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है। ये याद रखना है आपको, कहाँ भेजा जा सकता है? विशेष गृह में। परंतु लिखा है, परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा, तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज देगा। अब ये कह रहा है कि भैया बालक का कुछ बालक उपद्रवी ज्यादा ही हो गया है, अब वो विशेष गृह में नहीं रह सकता है, और अगर वो रहता है तो वो दूसरे बालकों को खराब कर देगा, तो फिर ऐसे बालक को कहाँ भेजा जाएगा? सुरक्षित स्थान में। कहाँ भेज दिया जाएगा? सुरक्षित स्थान में। ये याद रखना है, जो राज्य सरकार बनाती है उसको अलग से बच्चों के रहने के लिए, तो सुरक्षित जो स्थान होते हैं, कहाँ भेजा जाएगा? फिर बालक को सुरक्षित स्थान में भेज दिया जाएगा। अगर उससे लगता है कि विशेष गृह में रखने लायक बालक नहीं है तो कहाँ भेजा जाएगा? फिर सुरक्षित स्थान में उसको भेज दिया जाएगा। अब इसका एक के बाद देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है यदि उपधारा 1 के खंड का से खंड 6 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड पहला कहला विद्यालय में हाजिर होने, किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने, किसी चिकित्सकीय केंद्र में हाजिर होने, किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिषिद्ध करने या व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा। ये सिंपल सी बात है कि भाई इन स्थानों में बालक को क्यों भेजा गया है? ताकि वो सुधर सके। तो ये कह रहा है विद्यालय, मतलब ऐसा नहीं कि वहां रखा जाएगा तो वहां उसे पढ़ाया भी जाएगा, तो ये भी आदेश करेगा कि भैया आप स्कूल जाएंगे डेली, उनका स्कूल में जो भी है स्कूल जाएंगे। उसके बाद व्यवसायिक अगर कोई केंद्र है, व्यवसायिक केंद्र मतलब जहाँ उसे कोई कामकाज सिखाया जाता है, वहां भी आप उपस्थित होंगे। या कोई मान लीजिए उसका मेडिकल हो, उसकी इलाज चल रहा है, चिकित्सकीय जो केंद्र होते हैं, क्या लिखा है? चिकित्सा जो केंद्र है वहां पे जाने का कि भैया आप जाएंगे। या कोई ऐसा स्थान है बारंबार जाने हाजिर होने से प्रतिषिद्ध करने, कोई ऐसा स्थान है जहां उसे बार बार जाने का रोक है, तो कोई ऐसा स्थान है जहां जाने से उसे रोक लगाई गई है तो वहां जाने से रोकने का। या व्यसनी मुक्त कार्यक्रम मतलब नशा मुक्ति, व्यसनी मुक्त मतलब नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है, अगर कोई बालक है जिसको नशा है तो वहां जाने का आदेश भी, अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है। ये कौन से हैं? अतिरिक्त आदेश हैं। इसके अलावा, इन आदेशों के अलावा ये आदेश भी बोर्ड के द्वारा दिए जा सकते हैं कि आप विद्यालय जाएंगे, आप जहाँ कौशल सिखाया जाता है, कोई काम काज सिखाया जाता है, वहां भी डेली जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। और जहाँ आपको रोका गया है जाने से वहां नहीं जाएंगे। या नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप बच्चे का इलाज हो रहा है तो वहां भी आप रेगुलरली जाएंगे, जब भी वो बुलाएंगे तब भी आप जाएंगे। तो ऐसा अतिरिक्त आदेश भी बोर्ड के द्वारा दिए जा सकते हैं। तीसरा देखिए, इसका तीसरा क्लॉज क्या कहता है। तो ये अतिरिक्त आदेश है, ये सिंपल है ये तो। अब तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में और विचारण करने की आवश्यकता है, वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे बालक के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश देगा। अब ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ये तीसरा जो क्लॉज है इसका, ये कह रहा है कि जब बोर्ड ने जांच की, बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने जांच की, जांच के बाद बोर्ड ने पाया कि जो बालक है, कौन है? बालक, बालक है, इसका जाना चाहिए एक वयस्क की तरह किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? वयस्क की तरह, वयस्क की तरह। इसका नॉर्मल विचारण ना होकर के, बालक की तरह विचारण ना होकर के, एक बड़े व्यक्ति की तरह, एक वयस्क चाहिए। तो जो बोर्ड है वो मामले को कहाँ अंतरित कर देगा? बालक न्यायालय को अंतरित कर देगा। ये याद रखना है, कहाँ कर देगा अंतरित? बालक न्यायालय या बाल न्यायालय कह लीजिए, बालक न्यायालय कह लो या बाल बाल न्यायालय।
तो बोर्ड कहाँ भेज देगा मामले को, अगर उसको लगता है कि जो बालक है उसका विचारण किसी वयस्क की तरह, किसी एडल्ट की तरह कह लो, है ना, विचारण होना चाहिए, तो कहाँ भेज देगा, मामले को भेज देगा, या कह लीजिए बालक को भेजा जाएगा। फिर उसका जो विचारण है वो कौन करेगा, वो बालक न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला सेक्शन है, इसमें बालक न्यायालय की शक्तियां। अब बालक न्यायालय के पास जो मामला आ जाता है तो फिर बालक न्यायालय क्या करेगा, वो आगे दिया गया है सेक्शन 19 में। देखिए धारा 19 जो है बालक न्यायालय की शक्ति है, धारा 19 जो है कौन सी न्यायालय की शक्ति है, बालक न्यायालय की शक्ति है, बालक न्यायालय। अब चूंकि बालक न्यायालय में आ गया है तो बालक न्यायालय कौन कौन सी शक्तियों की शक्ति, ये भी है ना, बालक न्यायालय कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग करता है। देखिए पहला क्लोज क्या कहता है, पहला क्लोज कहता है अधिनियम की धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्राप्त होने के पश्चात बालक न्यायालय यह विनिश्चित कर सकेगा कि, कह रहा है कि धारा 15, धारा जो 15 थी, 15 में बोर्ड ने क्या किया था, प्रारंभिक निर्धारण किया था, बोर्ड ने क्या किया था, प्रारंभिक निर्धारण, क्या किया था बोर्ड ने, प्रारंभिक निर्धारण। है कि नहीं बनता है, विधि विरोधी बालक है कि नहीं है ना, उसके बाद बालक न्यायालय में मामला आया है। अब बालक न्यायालय में मामला आया तो बाल न्यायालय क्या विनिश्चय कर सकेगा, ये नीचे दिया है इसमें भी पहला करके, कि बालक न्यायालय फिर क्या क्या कर सकता है। पहला लिखा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में बालक का विचारण और इस धारा तथा धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक की विशेष जरूरतों, ऋजु विचारण के सिद्धांतों तथा बाल अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए विचारण के पश्चात समुचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है। और दूसरा है, वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बालक और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित किए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि बाल न्यायालय जो है वो क्या देखेगा, पहला तो वो ये देखेगा कि जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो वयस्कों के रूप में विचारण होता है तथा धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आगे पढ़ेंगे 21 हम, के उल्लंघन करने वाले कौन से आदेश नहीं दिए जाएंगे, वो धारा 21 में है कि कौन से आदेश जो है बालक के विरुद्ध नहीं दिए जा सकते उन आदेशों के अधीन रहते हुए। तो ये याद रखें, धारा 21 के आदेशों के अधीन रहते हुए, आदेश के अधीन रहते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, अधीन रहते हुए। ये मान लीजिए कि भले ही बोर्ड जो बाल न्यायालय उसने ये पाया, पहला क्लॉज तो ये कह रहा है कि उसने ये पाया है कि इसका वयस्क की तरह विचारण होना चाहिए, ठीक है, उसने पाया, बोर्ड बाल न्यायालय ने इसको, उससे ऐसा लगता है कि इसका विचारण जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है वयस्क की तरह, एक बालक की तरह विचारण होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या ध्यान रखा जाएगा कि धारा 21 का पालन किया जाए, भले ही बालक का जो विचारण है वयस्क की तरह हो रहा है लेकिन धारा 21 का उसमें क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। यानी जो धारा 21 ये बताती कि जो बालक है, आदेश है कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके विरुद्ध कौन सा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, कौन सी सजा उसे नहीं दी जा सकती, उसका तो पालन किया ही जाएगा, है ना। तो पहला जो क्लॉज कहता है कि भैया उसको लगता है इसके अलावा कि उसका बालक का जो विचारण है वयस्क की तरह किया जाना चाहिए, तो वयस्क की तरह उसका विचारण किया जाएगा। लेकिन जो बालकों के संबंधी जो विचारण के जो सिद्धांत वगैरह जो अपने आगे पढ़े, तो बालकों के जो सिद्धांत हैं उनके विचारण करने में उन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, जो बालक के अनुकूल जो वातावरण है उन सारी चीजों का भी पालन किया जाएगा। ये सारी चीजें लिखी है इसमें कि बालक के अनुकूल वातावरण वातावरण है और वो सिद्धांत जो दिए रखे हैं बालकों के संबंध में उन सारे सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। हालांकि बालक का जो है विचारण वयस्क की तरह तो हो सकता है उसका माना, लेकिन फिर भी धारा 21 का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। दूसरा कहता है कि नहीं, दूसरा कहता है कि वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित किए जा सकते हैं। दूसरा यह है कि बाल न्यायालय ने यह पाया कि इसका जो है वयस्क के रूप में विचारण
वयस्क के रूप में विचारण नहीं करना चाहिए। उसको लगा, न्यायालय को, किसको, बाल न्यायालय को लगा कि इसका वयस्क के रूप में विचारण नहीं किया जाना चाहिए, वयस्क के रूप में विचारण नहीं किया जाना चाहिए। उसको लगता है कि भैया बोर्ड जो जांच कर रहा है वही पर्याप्त है, बोर्ड के द्वारा जो जांच की गई है धारा 18 के अनुसार, धारा 18 के अनुसार क्या कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है। तो फिर क्या करेगा, जब ऐसा डिसाइड कर लिया तो फिर कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। दो ही चीजें होती है ना, या तो वो वॉइस की तरह उसका विचारण करेगा या नहीं करेगा, किसका पालन किया जाएगा। और अगर नहीं करता, उसे लगता है कि सही इसका बोर्ड, इसका जो विचारण है वैसे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या करेगा, फिर बोर्ड ही करेगा उसकी जांच। और जैसा धारा 18 में वैसा आदेश बोर्ड के द्वारा क्या किया जा सकता है, फिर पारित किया जा सकता है। कि बहस के रूप में जब विचारण होगा तब बाल न्यायालय उसका विचारण करेगा, अन्यथा बहस के रूप में नहीं होता है विचारण, तो फिर कौन करेगा, तो फिर बोर्ड ही करेगा। दूसरा देखिए इसमें क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज, दूसरा क्लॉज कहता है बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वास के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक एकक या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयां भी है। तो अब ये कह रहा है कि बालक न्यायालय क्या सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वास के लिए, उसके पुनर्वास की, बालक के क्या पुनर्वास की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। पुनर्वास मतलब उसे दोबारा बसाना है ना, उसकी पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, या उसकी व्यक्तिगत देखभाल, या व्यक्तिगत, कुछ बालक होते हैं ना व्यक्तिगत जिनको देखभाल की आवश्यकता है, तो इसकी व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीजें वो जो है बालक न्यायालय द्वारा देखी जाएंगी, सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षक एकक या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दी गई अनुवर्ती कार्रवाइयां भी हैं। इसके अलावा जो है परिवीक्षा अधिकारी, कहा गया, परिवीक्षा, परिवीक्षा अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो रिपोर्ट आदि दी गई थी उनको, या जिला बाल संरक्षक यूनिट है, संरक्षक यूनिट, यूनिट लिख दिया, एक ही बात होता है, यूनिट लिख लो चाहे एक लिखो, है ना, एक बात होता है यूनिट, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, तो ये सारी चीजों पे भी विचार करेगा। कुल मिला के पुनर्वास है, व्यक्तिगत देखभाल है, परीक्षा अधिकारी आदि की रिपोर्ट है, जिला बालक संरक्षण यूनिट द्वारा जो सौंपी गई रिपोर्टें आदि हैं बालक के संबंध में, या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जो रिपोर्टें आदि वगैरह सौंपी जाती, इन सब पे भी जो है बालक न्यायालय जो क्या करेगा, विचार करेगा। क्या करेगा, विचार, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, क्या करेगा बालक न्यायालय, बालक न्यायालय इन सारी चीजों पर भी विचार करेगा। जब वो आदेश पारित करेगा तो इन सारी चीजों पर भी उसके द्वारा क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, और आदेश दे सकता है पुनर्वास वगैरह के संबंध में। तीसरा कहता है बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है 21 वर्ष की आयु का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि बालक न्यायालय क्या देखेगा, बालक न्यायालय कि बालक जो है 21 वर्ष की आयु होने तक, कहां तक, 21 वर्ष की आयु तक कहाँ रखा जाएगा उसे, ये याद रखना है, सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान। तो ये आपका क्वेश्चन है कि किसी बालक को सुरक्षित स्थान में कब तक रखा जाता है, जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। उसके बाद मान लो वो 21 साल से अधिक का हो जाता है परंतु भेजा जाएगा, और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मान लो 21 साल से बाद के बाद क्या करा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाए, जेल में। तो 21 वर्ष के बाद कहाँ भेजा जाएगा, जेल में। अब आपका कोई 21 साल का भी होता है ना कि मान लो उसे कुछ सजा हुई आधे समय के, मान लो 18-19 साल का था, 19 साल का था, है ना,
अब 1-2 साल में ही वो 21 का हो गया, तो 1-2 साल वो सुरक्षित स्थान में रहेगा, बाकी जो अवधि बची रहेगी उसकी, वो अवधि कहाँ काटेगा, फिर वो बाकी जो अवधि है वो जेल में काटेगा। तो याद रखना है ये वाले क्लॉज को, कि जो बालक है 21 वर्ष की अवधि तक कहाँ रहेगा, सुरक्षित स्थान में, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। तो सुरक्षित स्थान में रहेगा, उसके बाद उसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा, 21 के बाद उसे जेल में भेज दिया जाएगा। परंतु देखिए, परंतु भी है इसमें, परंतु बालक को सुरक्षित स्थान पर उसके ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण उपांतरण, चिकित्सकीय सेवाएं, वैकल्पिक चिकित्सा और मनोचिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। ये तो कॉमन सी बात है कि जब बालक को सुरक्षित स्थान में रखा जाता है तो उससे सुधार से संबंधित समस्त चीजें हैं, बस इतना याद रखिए, सुधार से संबंधित जो समस्त चीजें हैं, जो समस्त क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। बालक के इलाज की आवश्यकता है वो किया जाएगा, उसको बसाने की आवश्यकता है वो किया जाएगा, उसको कुछ काम काज सिखाने की बात है तो वो सारे काम यहाँ भी किए जाएंगे। सुधार के, बालक को सुधारने के लिए जो भी साधन, जो भी चीजें आवश्यक है वो सारी की जाएंगी। कब तक की जाएंगी, जो सुरक्षित स्थान में जब बालक रहता है तो वो सारी चीजें उसे सिखाई जाएंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अब बालक जब निकलेगा, कोई माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर वो समाज में कैसे जिएगा, कैसे सरवाइव करेगा, तो कुछ चीजें वगैरह सिखाई जाएंगी ताकि वहां से निकल के फिर से वो अब क्राइम ना करने लगे, फिर से अपराध ना करने लगे। इलाज की आवश्यकता है तो इलाज भी करा जाएगा, कोई निरीह होता है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीजें की जाएंगी जिससे बालक का विकास हो सके, उसका हो सके। चौथा देखिए इसमें क्या कहता है, चौथा कहता है बालक, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बालक से वहां किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। यथा अपेक्षित परीक्षाधिकारी या जिला बालक संरक्षक एकक या सामाजिक कार्यकर्ता और प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट हो। ये क्या कहता है, बालक न्यायालय ये भी देखेगा कि जहां बालक रह रहा है सुरक्षित स्थान में, जहां बालक रह रहा है सुरक्षित स्थान में, वहां उसके साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार मतलब गलत आचरण, बालक के साथ कोई गलत आचरण आचरण ना किया गया हो, इसका भी ध्यान रखेगा। बालक न्यायालय क्या देखेगा कि बालक के साथ जब वो सुरक्षित स्थान में रह रहा है तो उस स्थान पर उसके साथ कोई गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार ना किया गया हो। इसके अलावा जो अब परीक्षा अधिकारी होते हैं या जिला बालक संरक्षक यूनिट होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता उनसे होते हैं, इनसे प्रत्येक वर्ष क्या मांगेगा, एक रिपोर्ट मांगेगा, एक रिपोर्ट। इनसे ये कहेगा कि भाई साहब आप एक रिपोर्ट, हर साल एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे, कहाँ की, ये सुरक्षित स्थान वगैरह जो होते हैं वहां की एक रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करके भेजेंगे कि यहाँ पे जो है बालकों के साथ कोई गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार आदि नहीं होता है। तो उसकी एक रिपोर्ट भी हर साल तैयार करवाएगा, कुल मिला के एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा ताकि उसको ये पता चल सके कि बालकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। कौन कौन तैयार कर सकता है, परीक्षा अधिकारी तैयार कर इसके द्वारा, या जिला बालक संरक्षक यूनिट है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके माध्यम से प्रत्येक वर्ष क्या ये का प्रत्येक वर्ष कैसे ये उसमें दौरे करेंगे, दौरे करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, अचानक दौरे करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर अपनी रिपोर्टें आदि बनाते हैं और वो हर साल अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट भी मंगा, रिपोर्ट ही से तो पता पड़ेगा कि बालक के संग कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की रिपोर्ट आदि तैयार की। पांचवा कहता है उपधारा 4 के अधीन दी गई रिपोर्ट अभिलेख और अनुवर्तन के लिए जैसा अपेक्षा हो बालक न्यायालय को भेजी जाएगी। सीधी सी बात है, जब रिपोर्ट बनी जाती है वो कहाँ भेजी जाएगी, भेजी जाएगी बाल न्यायालय, अब बालक न्यायालय, बालक न्यायालय को भेजी जाएगी। जब रिपोर्ट बनाई जा रही है बालक न्यायालय के लिए, ताकि बालक न्यायालय को ये पता पड़ सके कि दुर्व्यवहार हो रहा है या नहीं, है ना, बालक ठीक अवस्था में है या नहीं, तो वो रिपोर्ट बनाकर कहाँ भेजी जाएगी, जाएगी। देखिए इसके बाद है आपका 20। इसके बाद देखिए सेक्शन जो है 20 है, वो कहता है बालक की 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में रहने की विहित अवधि को पूरा करना। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है ये आपका 20, सेक्शन 20। ये कौन से बालक हैं, ये कह रहा है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। कौन से बालक हैं, 21 वर्ष की
आयु पूरी कर ली, मतलब 21 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है, लेकिन लिखा है अभी भी सुरक्षित स्थान में रहने की भीत अवधि को पूरा करना। मतलब कुछ बालक होते हैं ना कि भाई सजा काट ली, मैंने कहा ना कि भाई 18-19 साल में हुआ, बाकी सजा भी और बची है, तो ऐसे बालक हैं कि भाई 21 साल के तो हो गए, लेकिन अभी जो उनकी जो सजा की जो अवधि थी वो पूरी नहीं हुई है। 21 साल के हो गए लेकिन अभी जो है उनकी सुरक्षित स्थान में रहने की अवधि पूरी नहीं, तो ऐसे बालकों के बारे में क्या किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इसमें कहता है पहला, ये कहता है जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और अभी भी ठहरने की अवधि पूरी करनी है, तो बालक 21 वर्ष की पूरी करनी है, तो बालक न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे व्यक्ति ने में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसे बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परीक्षा अधिकारी, जिला बालक संरक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपने स्वयं द्वारा जैसी अनुभव कार्रवाइयों के व्यवस्था करेगा और प्रयोजनों के लिए धारा 4 के प्रगति अभिलेख को विचार में लिया जाएगा। तो सीधी सीधी बात इतना याद रखिए, प्रगति अभिलेख ये क्या कह रहा है कि जब बालक ऐसा हो गया है कि सजा काटनी बाकी रह गई है, तो न्यायालय क्या करेगा, बाल न्यायालय क्या करेगा, सबसे पहले बाल न्यायालय उसका मूल्यांकन करेगा बालक का, कि ये बालक जो है ये समाज में पुनः मिलाने लायक है कि नहीं है, ये समाज में इसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान, इन सारी उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ और बिगड़ गया हो। ये सारी चीजों को बालक न्यायालय क्या करेगा, देखेगा, और इस संबंध में वो परिवीक्षा अधिकारी जो है किन किन की सहायता ले सकता है, परिवीक्षा, कहाँ गया परिवीक्षा अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी जो ने जो रिपोर्ट बनाई है इसकी मदद ले सकता है, परिवीक्षा अधिकारी है, जिला बालक संरक्षक है, एकक जो होता है, इनकी जो रिपोर्ट बनाई गई, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, या फिर स्वयं स्वयं अपनी, है ना, ये सारी चीजें क्या करेगा न्यायालय के दो इनके द्वारा जो रिपोर्टें हैं उनके द्वारा देखेगा बालक, न्यायालय देखेगा कि परीक्षा अधिकारी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी जिला बालक संरक्षक एकक द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या स्वयं के उसके ज्ञान से वो बालक जो है समाज में मिलाने लायक है या नहीं, तो उसका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, क्या करेगा, मूल्यांकन, न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, बालक का मूल्यांकन किया जाएगा। बस इतना ये शब्द याद रखें, क्या कराया जाएगा न्यायालय द्वारा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि भैया ये समाज में मिलाने लायक बालक है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा, बालक न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है, अब क्या होगा मूल्यांकन के बाद, ये कह रहा उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात बालक न्यायालय ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे जाए जिसके अंतर्गत ठहरने की विहित अवधि के शेष भाग के लिए मॉनिटरी प्राधिकारी की नियुक्ति भी है, बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि अगर न्यायालय को ठीक लगता है कि भाई सुधार हो गया, उसका मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय को लगता है तो बालक को छोड़ने का आदेश दे सकता है, छोड़ने का आदेश। अब वहां भले ही उसकी सजा बची हो लेकिन न्यायालय को लगता है कि भाई इसमें सुधार हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए, 21 साल का हो गया है, 21 साल के बाद क्या करेगा, जेल में जाएगा, अगर सुधार नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा। लेकिन अगर उसमें सुधार हुआ है, बालक न्यायालय को लगता है कि भाई ये छोड़ा जा सकता है समाज में, तो उसको छोड़ने का आदेश पारित करेगा। लेकिन उसके लिए क्या करेगा, उसके मॉनिटर प्राधिकारी, मॉनिटर प्राधिकारी, मॉनिटर प्राधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। मॉनिटर प्राधिकारी का मतलब क्या है, वो देखेगा जब इसको छोड़ दिया जाएगा ना, तो वो देखेगा कि बालक समाज में जो है ढंग से रह रहा है या नहीं है, निगरानी के लिए मॉनिटर प्राधिकारी, मतलब उस पर निगरानी रखी जाएगी, उस पर नजर रखी जाएगी, उसके काम काज पे समाज में जब उसे छोड़ा जाता है ना, तो उस पर ये अधिकारी जो है क्या करेगा, निगरानी रखेगा। तो जो बालक है उसको न्यायालय क्या कर सकता है, छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा इसी में है, दूसरे में
यह विनिश्चय कर सकेगा कि बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा, या नहीं छोड़ता तो कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है कि जेल में। अगर उसने छोड़ने का आदेश पारित नहीं किया है तो बालक कहाँ चला जाएगा, फिर बाकी अवधि कहाँ काटेगा? अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि 21 वर्ष के बाद किस चीज अवधि कहाँ काटी जाती है? जेल में। या तो छोड़ देगा, दोनों ही कर सकते हैं, या तो छोड़ देगा अगर उसमें सुधार लग रहा है उसे, अगर उसे सुधार नहीं लग रहा है तो क्या करेगा? उसको फिर जेल में भेज दिया जाएगा। बाकी जो अवधि है, जितनी भी अवधि जो बची है बालक की, वो कहाँ काटेगा? फिर वो जेल में काटेगा। परंतु प्रत्येक राज्य सरकार मॉनिटर प्राधिकारी और ऐसी अन्य मॉनिटर प्रक्रियाओं जो विहित की जाए एक सूची रखेगी। तो ये कह रहा है राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार क्या करेगा? राज्य सरकार जो सूची वगैरह जो मॉनिटर प्राधिकारी वगैरह द्वारा बनाई जाती है वो एक सूची रखेंगे, ये सूची वगैरह रखेंगे। तो ये तो राज्य सरकार के बारे में लिखा है कि राज्य सरकार क्या करेगी? एक सूची रखेगी, ताकि उनको भी पता पड़े राज्य सरकार को कि कौन से बालक हैं, कैसे बालक हैं, कहाँ हैं, कितना सुधार हुआ है, इनको छोड़ना चाहिए या नहीं, तो उस तरीके के लिए तो एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भी रखी जाएगी। 21 देखिए क्या कहता है। 21 कहता है आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता। जो ये इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। ये कह रहा है कि आदेश, ये कौन से आदेश है? इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। आदेश जो बालक के विरुद्ध, सीधा लिख दिया, जो बालक के विरुद्ध, बालक का अर्थ यहाँ केवल विधि का उल्लंघन वाला बालक है, तो वो लिखा नहीं है। तो बालक के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन भी याद रखना है आपको कि ऐसे कौन से आदेश हैं जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते। देखिए ये क्या कहता है, इसमें लिखा है विधि का उल्लंघन करने वाला या बालिक किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। ये याद रखना है। कौन कौन सा दंडादेश नहीं दिया जा सकता? मृत्यु और आजीवन कारावास, ये दो चीजें याद रखना है, बस इतना याद रखना है। आजीवन कारावास, ये दो दंडादेश हैं जो बालक के विरुद्ध, जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके विरुद्ध नहीं दिए जा सकते। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ऐसा जो बालक है जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय कोई सजा, चाहे इस अधिनियम के तहत हो चाहे आईपीसी के तहत दंडनीय, किसी भी अपराध के तहत दंडनीय हो, उसको मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय सजा नहीं दी जा सकती। आजीवन कारावास से जो दंडनीय है दंड, उसे नहीं दिया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। वो कितने में दिया गया है? 21 में दिया गया है ना। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध? मृत्यु दंड और आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता उसको, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सेक्शन जो है 22, सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्रवाई बालक के विरुद्ध लागू ना होना। कौन सी कार्रवाई? चैप्टर जो है 8, कौन सा? सीआरपीसी का। सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है उसकी कार्रवाई बालक को लागू ना होना, बालक को लागू ना होना। ये कह रहा है कि जो सीआरपीसी का चैप्टर 8 है उसकी कार्रवाइयां जो है बालक को लागू नहीं होंगी। बालक को लागू, चैप्टर 8 में सीआरपीसी में क्या है? बंद पत्र वगैरह है ना, बॉन्ड आदि जो भरवाए जाते हैं उसके बारे में। तो ये कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में या तत्समय प्रवर्त किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन ना कोई कार्रवाई संस्थित की जाएगी और ना ही ऐसा आदेश पारित किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि भैया इसके खिलाफ जो बालक है उसके खिलाफ जो चैप्टर, केवल हेडिंग याद रखना है कि हेडिंग जो कौन से चैप्टर, सीआरपीसी का जो अध्याय 8 है उसकी कार्रवाइयां लागू नहीं होगी, ना ही उसके संबंध में कोई आदेश पारित किया जाएगा। आप कहोगे पहले बॉन्ड भरा, पहले बॉन्ड उसके माता पिता से भराया था, बालक से पर्टिकुलरली बॉन्ड नहीं भराया था, उसके माता पिता से भराया था 3 साल के लिए कि भैया आप अपने बालक को ले जाओ, छोड़ रहे हैं लेकिन ये 3 साल तक सदाचारी बना रहेगा। बालक से नहीं भरवाया था बॉन्ड कि भैया आप बॉन्ड भरो,
तो बालक से बॉन्ड नहीं भर पाया जा रहा है, इसीलिए लिखा है चैप्टर जो 8 की जो प्रोसीजर है, तो जो 8 है अध्याय है, उसकी कार्रवाइयां बालक के मामले में लागू नहीं होती। उसके माता पिता से भरवाता तो अलग चीज है कि आप ले जा रहे हो तो अपनी गारंटी पे ले जाओ कि जो बालक है वो ठीक तरीके से रहेगा, इसीलिए उनसे भरवाया था, लेकिन बालकों से नहीं भरवाया जाएगा, है ना। बॉन्ड के भैया आप बॉन्ड भरो, प्रतिभूति दो, गारंटी दो, ये सारी चीजें बालक पे लागू नहीं होंगी, है ना। तो ये याद रखना चाहिए। चैप्टर जो 8 है उसके बाद सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है उसके बाद बालकों पे लागू नहीं होगी, केवल हेडिंग याद रखेंगे, हेडिंग ही है, उसमें कुछ नहीं है। अगला है विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति को जो बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाई का न किया जाना। ये कह रहा है कि संयुक्त कार्रवाई का न किया जाना, इतना याद रखें, संयुक्त कार्रवाई, ये भी हेडिंग याद रखना, कार्रवाई ना किया जाना। क्या होता है कि कभी कभी दो लोगों ने मिलकर अपराध किया, उसमें से एक बालक है और एक तो मेजर है, दो है लोग हैं, एक बालिक तो है, एक एक जिसने अपराध किया है वो कोई बड़ा व्यक्ति है, और एक जो है वो बालक है, तो दोनों का क्या संयुक्त विचारण हो सकता है। तो ये धारा कहती थी कि भाई ऐसे अपराधों में दोनों का संयुक्त विचारण नहीं होगा, बालक का अलग विचारण होगा और उस व्यक्ति का अलग विचारण, भले ही एक ही अपराध किया हो दोनों ने, लेकिन दोनों का अलग अलग विचारण होगा। बालक के साथ जो मेजर व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसका विचारण नहीं किया जाएगा, बालिक जो व्यक्ति है उसका विचारण नहीं किया जाएगा। बालक का विचारण कैसे किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसमें देखिए पहला, तो इसकी भी केवल हेडिंग याद रखेंगे आप। ये क्या कहता है, ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 323 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं, संयुक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। 323 में वो संयुक्त विचारण वगैरह की बात कह रहा है, तो ये भी यहाँ सीधा स्पष्ट कर दिया कि भले ही सीआरपीसी में कोई भी बात लिखी हो, लेकिन यहाँ उन लोगों का संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा, संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा। भले ही एक ही अपराध किया है, दोनों ने मिलकर किया है, फिर भी एक बालक है और एक बालक नहीं है, तो दोनों का संयुक्त विचारण नहीं होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि बोर्ड द्वारा बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर बालक नहीं है, कौन सा, अगर वो व्यक्ति जिस दोस्त ने अपराध किया वो बालक नहीं है, दो लोगों ने मिलकर अपराध किया, उसमें से एक बालक नहीं है, बालक नहीं है इसका मतलब क्या है, मेजर है, बड़ा है व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति का जो है बालक के साथ संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा। बालक कौन होता है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है। अगर एक व्यक्ति, दो लोगों ने मिलकर अपराध किया, उसमें से एक जो व्यक्ति है वो बालक नहीं है ऐसा लगता है, तो फिर उसके साथ उसका संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको हेडिंग याद रखना है, हेडिंग से इसमें काम चलेगा, वो हेडिंग में पूरा लिखा हुआ है ना। तो और बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्लॉज में अंदर जो है वो भी कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए 24 है, 24 कहता है किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निर्णयताओं का हटाया जाना। इसको मिटा ले पहले, निर्योग्यताओं का हटाया जाना या निर्हरताओं का हटाया जाना है 24 में, निर्योग्यताओं को हटाया जाना। देखिए सेक्शन जो है 24 क्या कहता है, 24 कहता है अपराधों के निष्कर्षों के आधार पर निरहरताओं का हटाया जाना। निरहरता मतलब अयोग्यता, अयोग्यता का हटाया जाना। कौन सी अयोग्यताएं हैं, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला इसका, पहला कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, सॉरी 24 पढ़ रहे हैं अपन, 24 पढ़ रहे हैं। 24 कहता है पहला, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई बालक जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है, किसी ऐसी निहरता से यदि कोई हो ग्रस्त नहीं होगा जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न हो। तो कैसे कह निरहता से दोष सिद्धि से संलग्न, दोष सिद्धि
कई ऐसी नियोक्ताएं होती हैं जो दोष सिद्धि से जुड़ी होती हैं। तो ये कह रहा है कि दोष सिद्धि से अगर कोई संलग्न है, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। ये क्या कह रहा है, चूंकि है अगर ऐसा कोई बालक है जिसने क्या किया है, अपराध इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है। कैसा अपराध बालक है जिसके तहत कार्रवाई की जा चुकी है, कार्रवाई निपट चुकी है उसके अधीन, किसी ऐसी निहत्ता से यदि कोई हो ग्रस्त नहीं होगा यदि ऐसी विधि जो ऐसी विधि के अधीन किसी बालक की दोष सिद्धि से संलग्न हो, परंतु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है या उसकी उससे अधिक है तथा उसे बालक न्यायालय द्वारा धारा 19 की उपधारा 1 के खंड 1 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है, उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होंगे। ये क्या कह रहा है, परंतु अरे देखिए सीधी सीधी बात कह रहा है कि कोई भी बालक हो, है ना, अगर उसने कोई अपराध किया है तो ऐसा नहीं कि भैया उसको निहत्ता और छोड़ दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। ये पूरा सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई निहत्ता अयोग्यता वगैरह नहीं होगी कि भाई जो बालक है उसने अपराध किया है तो भाई उसे छोड़ दो, बालक है, इस तरीके का कुछ नहीं है। इस तरीके का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा अपराध की जब सजा होती है। लेकिन अपवाद कह देता है, अपवाद जोड़ देता है कि अगर कोई बालक है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, ये याद रखना है, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं करा है, कौन सा बालक जिसने 16 वर्ष की आयु, ये अपवाद हो गया, आयु पूरी नहीं किया है ना, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है। दूसरा क्या कह रहा है, कहाँ गया, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की या उससे अधिक का है, 16 वर्ष की आयु का से कम का है या फिर उससे अधिक का है या अधिक का है। तो एक तरीके से घुमा फिरा के यही बात कह दी कि जब बालक 16 वर्ष की कम आयु का है या फिर उससे अधिक आयु का है, अधिक आयु का है तथा उसे बालक न्यायालय द्वारा धारा 19 की उपधारा 1 के खंड का, 19 की उपधारा 1 के खंड खा है कि का है, खंड एक का खंड एक ही है, पहला है, एक के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है तो उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होंगे। मतलब ये वाले जो बालक हैं अगर पाए जाते हैं तो विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालकों के वाले जो नियम है इन पर लागू नहीं होंगे। मतलब इनको थोड़ा छूट दिया जाएगा कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जो सजाएं होती हैं उनसे थोड़ा इनको रिलीफ दिया जाएगा। कौन से बालक हो सकते हैं, 16 वर्ष से कम आयु की या 16 वर्ष से अधिक आयु की। इसमें ये नहीं लिखा कि बालक 16 वर्ष से कम आयु के और 16 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 19 एक के अधीन अगर पाया जाता है कि जो बालक है, पाया जाता है कि ये जो बालक है विधि का उल्लंघन करने वाला है, तो ये उपबंध, ये वाले जो उपबंध है, ये पहला जो क्लॉज के जो उपबंध है इन बालकों पे लागू नहीं होंगे। जो परंतु में जो बालक दिए गए हैं उन पर लागू नहीं होंगे। मतलब इनको जो सजा दी जाएगी वो अलग होगी, जो बालक जो छूट दी जाती है इनको मिलेगा लाभ, इनको मिलेगा कम या 16 वर्ष से अधिक आयु के जो बालक है उनको। बाकी के मामलों में कोई निर्दोषता वगैरह की कोई उपधारणा वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, है ना, ये इसमें कहा गया है। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है, दूसरा, पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निर्देश देते हुए, रजिस्ट्री लिखा है, ये क्या मतलब है, देखिए पढ़े पहले, बोर्ड पुलिस या बालक न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोष सिद्धि के सुसंगत अभिलेख यथास्थिति अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि आदि जो रखे जाते हैं, पालक न्यायालय के जो क्या है दस्तावेज आदि रखे जाते हैं, वो दस्तावेज, देखिए ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, अभी बात करेंगे इस पर। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि जो पुलिस वगैरह में इनके रिकॉर्ड की बात कह रहा है, एक मिनट, रिकॉर्ड जो होता है बालक का, रिकॉर्ड आदि क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड आदि क्या कर दिया जाएगा इनका रिकॉर्ड,
जो रिकॉर्ड आदि होता है इनका नष्ट कर दिया जाएगा। जब अपील हो जाती है, अपील का समय अवधि वगैरह समाप्त हो जाती है, जो अभिलेख होते हैं ना, जो दस्तावेज होते हैं बालक के संबंध में, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। बस इतना याद रखें। दूसरा इसका कहता है, लेकिन अगर कोई जघन्य अपराध किया है बालक, कैसा अपराध किया है, जघन्य, जघन्य किस्म का कोई अपराध किया है अगर बालक ने, तो उसके मामले में जो अभिलेख है बालक की दोष सिद्धि के संगत अभिलेख को बालक न्यायालय द्वारा, तो कौन के पास रखे जाएंगे, बालक न्यायालय द्वारा, बालक न्यायालय। इन अभिलेखों को तो रखा जाएगा बालक न्यायालय के समक्ष, बाकी जो अभिलेख होते हैं पुलिस रिकॉर्ड में जो वगैरह होते हैं पुलिस। अब देखिए क्या कहता है 25 लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध, सेक्शन जो है 25 क्या कहता है, लंबित मामलों के बारे में, लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध। कैसे मामले हैं लंबित, लंबित मामला है। लंबित मामला है, देखिए इसमें क्या कहता है ये कहता है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयां उस बोर्ड या न्यायालय में जैसी वैसे ही की जाएंगी मानो यह अधिनियम अधिमित नहीं किया गया है। ये क्या कह रहा है कि कैसे मामले इस अधिनियम में अंतर्गत किसी बात के होते हुए विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख है। मतलब ये अधिनियम प्रारंभ, ये तो कॉमन से नियम के जब अधिनियम प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले की जो कार्रवाइयां चली थी, पहले की सही नहीं चल रहा है, पहले की जो कार्रवाई है, कैसी कार्रवाई जो पहले से चल रही थी, पहले से चल रही थी, वो कैसे चलती रहेंगी, वो ऐसे ही चलती रहेंगी कि मान लो ये अधिनियम लागू नहीं हुआ है, जिन किसी के भी समक्ष जहां भी बोर्ड में वगैरह कार्रवाई चल रही थी तो ऐसे ही निपटाया जाएगा उन्हें जैसे कि ये अधिनियम लागू नहीं हुआ हो। तो ये तो कॉमन है, ये कोई खास नहीं है। छठवा देखिए भगोड़े वाले, 26वां है, सॉरी 26वां क्या कहता है, भगोड़े बालक के बारे में है, सेक्शन 26। ये याद रखें कौन सा बालक है, भगोड़ा बालक है, जो भाग जाते हैं। ये याद रखना, सेक्शन याद रखना है इसका कि भगोड़ा बालक है। और दूसरा ये याद रखना कि भैया इनके खिलाफ क्या कार्य, क्या एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो इसमें देखिए पहला ही क्या कहता है, पहला कहता है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेषण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से जिसके अधीन उस बालक की इस अधिनियम के अधीन रखा गया था भगोड़ा हो गया है। तो ये कह रहा है कोई बालक है जो अगर भाग जाता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसे पकड़ सकता है, उसको अपनी अभिरक्षा में ले सकता है। जो भी संस्थाएं बनाई गई है ना वहां से भाग जाता है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसको अपने अधीक्षण में ले सकता है, मतलब उसको पकड़ सकता है, कुल मिलाकर उसको रख सकता है। ऐसे जो बालक है भाग जाते हैं किसी विशेष गृह से, संप्रेषण गृह से या सुरक्षित स्थान से, कुल मिलाकर जहां भी उन्हें रखा जाता है वहां से अगर भाग जाते हैं तो जो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उनको पकड़ सकता है। अब ये पकड़ने के बाद क्या करेगा, निर्दिष्ट बालक को 24 घंटे के भीतर अधिमानत है उस बोर्ड के समक्ष जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां बालक पाया जाता है पेश करेगा। तो 24 घंटे के भीतर जो पुलिस अधिकारी जिसने उसे पकड़ा है क्या करेगा, बोर्ड के समक्ष ले जाएगा उससे, जिसने आदेश पारित किया था कुल मिला के, अगर संभव है तो वहां ले जाएगा, नहीं ऐसा संभव है तो जो भी निकटतम बोर्ड है उसके समक्ष वो 24 घंटे के भीतर क्या करेगा, उस बालक को पेश करेगा। तो पुलिस अधिकारी उसको पकड़ सकता है और बोर्ड के समक्ष उसे क्या करेगा, पेश करेगा जैसा वो आवश्यक समझता है। तो जो बोर्ड है उसके समक्ष क्या करेगा, उस बालक को पेश किया जाएगा। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है कि बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से बालक निकल भागा था या जैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को जिससे बोर्ड ठीक समझे वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा, परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों की बाबत जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाए अतिरिक्त निर्देश भी दे सकेगा।
तो अब बोर्ड क्या करेगा, जहां से बालक भागा था उसको क्या करेगा, वापस भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा परंतु ये कहता है कि अगर बोर्ड को लगता है कि बालक के हित में और कोई कार्रवाई की जानी चाहिए तो अतिरिक्त आदेश भी वो क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। इंपॉर्टेंट बस इसमें चौथा है कि ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। चौथा जी कह रहा है अतिरिक्त कार्रवाई। कैसा अतिरिक्त कार्रवाई, अतिरिक्त कार्रवाई ऐसा कि भैया भाग गया तो इसके लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे कोई अलग से दंडित नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें। अगर बालक भाग भी जाता है तो सीधा सीधा है कि उसको पकड़ो, बोर्ड के समक्ष भेजो और जहां से आया था वहां फिर से भेज दो। उसके खिलाफ फिर अलग से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि भैया जी भाग गया था तो उसके खिलाफ कोई अलग से कार्रवाई की जाए, तो उस बालक के खिलाफ है जो कोई अलग से कार्रवाई आदि नहीं की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बस इतना है कि अगर भगोड़ा बालक भी होता है तो उसके खिलाफ कोई अतिरिक्त कार्रवाई आदि नहीं की जाती। ये आपका था चैप्टर 4। इसके बाद देखिए अपन पहले थोड़ा मिटा लें। देखिए अब अध्याय जो है 5 है। अध्याय कौन सा है, 5। अध्याय जो 5 है आपका बाल कल्याण समिति से संबंधित है। कौन से संबंधित है, बाल कल्याण समिति से संबंधित है। देखिए इसमें क्या कहता है, धारा 27 देखिए, इधर ही लिख देते हैं ना, धारा 27। धारा 27 कैसे संबंधित है, बाल कल्याण समिति से। देखिए इसमें क्या क्या कहता है, इसको पढ़ लीजिए। पहला देखिए क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज, सीधा पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों की अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर व्यवस्था की जाए। तो सिंपल एक ही बात याद रखना है इसमें कि बाल कल्याण समितियों की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार बाल कल्याण समिति की स्थापना कौन करेगी, राज्य सरकार। कैसे करेगी, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला वाइज की जाएगी, प्रत्येक जिले में करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। अधिसूचना तो आप जानते ही निकाली जाएगी, उसके बाद बाल कल्याण समितियों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और इसके अधिसूचना निकालने के बाद, अधिसूचना निकालने के बाद 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर क्या किया जाएगा, इनके प्रशिक्षण, जो लोग इसमें भर्ती होते हैं क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो उनकी एक ट्रेनिंग कह लीजिए, ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कितने माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर सुनिश्चित करेगी, गठन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर व्यवस्था, सॉरी ये 2 माह के भीतर व्यवस्था की कह रहा है, ट्रेनिंग की आगे आएगा। 2 माह के भीतर क्या की जाएगी, उसकी व्यवस्था, है ना। ये क्या की जाएगी, इनकी सारी जो, जैसे कुल मिला के जो बना दिया गया है, बोर्ड बना दिया गया है, तो 2 माह के भीतर इनके सारे सदस्यों वगैरह, इनकी सबकी नियुक्ति आदि वगैरह की जाएगी। अब ये दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रशिक्षण वगैरह सब सारी चीजों की व्यवस्था। तो सरकार के पास 2 माह, जैसे कमेटी वगैरह बनाएगी ये प्रत्येक जिले में समिति वगैरह, तो इनकी 2 माह के भीतर पूरी व्यवस्था की जाएगी। कौन बनाता है, बस इतना है, राज्य सरकार के द्वारा इनकी समिति जो होती है बाल कल्याण, उनकी नियुक्ति की जाती है। दूसरा कहता है, समिति एक अध्यक्ष और 4 से ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें, तो कितने लोगों से मिलेगी, एक अध्यक्ष होगा इसमें, एक अध्यक्ष और कितने होंगे, 4 सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 4 लोग जो होंगे इसमें सदस्य होंगे, 4 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे। और उनमें से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों के संबंधित विषयों का विशेषज्ञ हो। तो इसमें भी एक जो सदस्य है उसमें से एक कौन होगा, एक महिला होगी,
एक कौन होगा, एक बालक संबंधी विषय का जानकार होगा, विशेषज्ञ होगा, जो बालकों से संबंधित विषय को जानकारी रखता हो। तो कितने लोगों से मिलकर बनेगी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल 5 लोगों की होगी, है ना। टोटल अगर देखें तो कुल 5 लोगों की होगी, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। उनमें से भी एक महिला होगी और एक बालक से संबंधित विशेष ज्ञान जो व्यक्ति रखते हैं उस वो व्यक्ति होगा। और इनकी भी नियुक्ति राजी करता है ना। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है जिला बालक संरक्षक एकक को राज्य सरकार द्वारा एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारी वृत्त उपलब्ध कराए जाएंगे जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालय सहायता के लिए अपेक्षित हो। तो ये कह रहा है जिला बालक संरक्षक यूनिट है को राज्य सरकार क्या करेगी, एक सचिव की भी व्यवस्था करेगी। एक सचिव, जो जिला बालक संरक्षक यूनिट है उसके लिए एक सचिव की व्यवस्था। सचिव जो सचिवालय जो काम होते हैं ना, लेखा वाले जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए एक सचिव की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ताकि ये सारे काम किए जा सकें। चौथा देखिए इसमें क्या कह रहा है, चौथा कहता है किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित ना हो और ना हो या बाल मनोविज्ञान या मनोविकृति विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी ना हो। तो ये कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को बस इतना याद रखिए, 7 वर्ष के अनुभव वाले अगर व्यक्ति होंगे, इनमें से जो सदस्य हैं इनमें से किन कब चुना जाएगा, जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो। बालक से संबंधित जो भी विधियां हैं, बालक से संबंधित विधियां हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कल्याण है, ये सारी चीजें हैं, इनसे संबंधित कितना अनुभव रखता हो, 7 साल का अनुभव रखता हो, ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य चुना जाएगा। तो ये भी याद रखना है, कितने साल का अनुभव चाहिए इनके सदस्य के लिए, 7 साल का। कौन से विषय हैं जो बालक से संबंधित जुड़े विषय होते हैं, चिकित्सक आ जाता है, मनोविकृति वाले विज्ञान आ जाता है, सामाजिक कार्य आ जाता है, सामाजिक विज्ञान आ जाता है, ये सारी चीजों में उसको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी उनको सदस्य के रूप में क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। पांचवा देखिए इसका क्या कहता है, पांचवा कहता है किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हता ना हो जो भेद की जाए। तो ये कह रहा है किसी व्यक्ति को नहीं सदस्य नहीं बनाया जाएगा जब तक उसे ये वाली योग्यता उसके पास नहीं होती, है ना। जो योग्यता है जो बताई गई है, इनमें जो योग्यताएं दी है वो योग्यता नहीं है तो उसे नहीं बनाया जाएगा, स्पष्ट रूप से कहा है। छठवा कहता है किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो नियुक्ति की अवधि सीधा यही लिखी, तो ये भी याद रखना है कि इनकी नियुक्ति जो होगी कितने साल के लिए होगी, 3 साल के लिए, 7 वर्ष का अनुभव चाहिए और 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होगी, है ना। ये सारी चीजें याद रखना है। 7वां कहता है इसका राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी यदि, ये कह रहा है समाप्त की जा सकती है, उनकी नियुक्ति के समाप्ति के आधार लिखे हैं कि कब उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती, तो वो समाप्ति के कुछ आधार लिखे, ये भी कॉमन आधार है, एक बार पढ़ने हैं बस। पहला कहता है इस अधिनियम के अधीन विहित शक्ति का दुरुपयोग का दोषी पाए जाए। तो आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग कहाँ लिखा है, दुरुपयोग करता है किसी चीज का, इस अधिनियम का दुरुपयोग करता है, स्वाभाविक सी बात है उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, है ना। दूसरा कहता है किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमादान नहीं किया गया। तो मान लो सिद्ध दोष व्यक्ति है जिस, और कैसे अपराध से सिद्ध दोष है, जिसमें नैतिक अक्षमता नैतिक पतन वाली कोई बात है, और या तो जो दोष सिद्धि में उसको उल्टा भी नहीं गया और अगर पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं किया गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला कहता है वह किसी विधिमान कारण के बिना लगातार 3 माह तक, ये भी याद रखना है, कितने माह तक, 3 माह तक बगैर उचित कोई कारण के 3 माह तक जो बैठकें वगैरह होती हैं, समिति की कार्रवाइयां वगैरह होती हैं, उनमें अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा पूरे साल का मिलाए तो 1/4 बैठकों में भी उसने भाग नहीं लिया है, 1/4 बैठकों में भी उपस्थित रहने में क्या है, असफल रहा है। वैसे तो लगातार 3 माह तक, और अगर पूरे साल का निकाला जाए तो 1/4 बैठकों में भी उसने हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या की जा सकती, सदस्यता समाप्त की जा सकती, क्योंकि ऐसे सदस्य फिर कोई मतलब के नहीं है, कि आते ही नहीं है ना। तो ऐसे सदस्यों को क्या किया जाएगा, हटाया जा सकता है। अब देखिए 8वां क्या कहता है इसका,
नीचे देख लीजिए। आठवां क्या कहता है? आठवां कहता है जिला मजिस्ट्रेट समिति की कार्रवाई का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा। तो कौन तिमाही पुनर्विलोकन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। हर 3 माह में, हर 3 माह में क्या करेगा? समिति वगैरह जो काम करती है उसका क्या करेगा? पुनर्विलोकन करेगा, है ना, उसका पुनर्विलोकन करेगा। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। कितने माह में करेगा? हर 3 माह में करेगा। हर 3 माह में क्या करेगा? उसका पुनर्विलोकन करेगा। अगला कहता है, देखिए 9वां, जिला समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी। उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति होगी। तो समिति कैसे करेगी काम? समिति, ये भी क्वेश्चन आता है, न्याय पीठ, ये याद रखना। समिति कैसे कार्य करती है? न्यायपीठ के रूप में काम करती है। और किस किस मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है? इसे महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति इसको होती है। तो याद रखना कि जो समझो समिति होती किस रूप में काम करती है? न्यायपीठ के रूप में काम करती है। और उसको किसकी शक्ति होती है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां होती हैं वही समितियों को, वही शक्तियां किसको दी जाती है? समिति को होती है। इसका एक क्लॉज और है, 10वां, जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा और बालक से संबंधित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी फाइल कर सकेगा जो उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट कौन है? शिकायत निवारण अधिकारी। क्या, कौन सा अधिकारी है? शिकायत निवारण अधिकारी। समिति का जो शिकायत निवारण अधिकारी है वो कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट होगा। मतलब सारी जो भी शिकायतें वगैरह है उनका निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तो जिला मजिस्ट्रेट जो है समिति का क्या समझा जाएगा? शिकायत निवारण अधिकारी समझा जाएगा। समझा जाएगा क्या? होगा ही। और ये क्या करेगा? ये जो भी शिकायतें वगैरह आदि की जाती है उसका निराकरण करेगा। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट कौन होगा? इसका शिकायत निवारण अधिकारी होगा। उससे सीधी क्या की जा सकती? कंप्लेन की जा सकती, शिकायत आदि की जा सकती है। देखिए 28, देखिए सेक्शन इसका 28 प्रक्रिया है। अब जिस समिति के बारे में, समिति जो है प्रक्रिया, समिति के बारे में चल रहा है, तो समिति क्या प्रक्रिया अपनाएगी? इसमें लिखा है पहला, समिति 1 माह में कम से कम 20 बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारोबार के समव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी जो विहित की जाए। तो केवल एक ही चीज याद रखना है कि समिति 1 माह में, कितने माह में? 1 माह में, 1 माह में कितनी बैठकें करेगी? 20। ये याद रखना है। समिति 1 माह में कितनी बैठक करती? 20 बैठकें करेगी। मतलब एक बार में 20 दिन कम से कम लगेगी। 30 दिन होते ना एक महीने में, तो एक दिन में 30 या 31 जैसे भी दिन होते हैं, तो उसमें से कम 20 दिन समिति के द्वारा बैठकें की जाएंगी, है ना। तो ये याद रखना है कि समिति एक महीने में कितने बार बैठेगी? 20 बैठकें करेगी और बैठकों में बारों में समव्यवहार के बाबत ऐसे नियम प्रक्रिया जो, तो ये तो सिंपल है। तो जो कौन सी प्रक्रिया पालन की जाएगी? जो विहित की जाए, जो इस अधिनियम के तहत उन्हें सौंपी जाए, बताई जाए, उन प्रक्रियाओं का पालन करेगी। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार में एक महीने में कितनी बैठकें करेगी? 20 बैठकें करेगी। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा कहता है समिति द्वारा किसी समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का उसके कार्यकरण की जांच पड़ताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि भैया जो दौरा वगैरह जो करते हैं, तो वो दौरा को भी मीटिंग बालक को लिए देखने जाना पड़ता है, कई जगह जाते हैं, तो वो दौरे भी इसमें बैठक में, ऐसा नहीं कि भाई आपने बोले दौरे को बैठक में नहीं शामिल करेंगे, तो वो बैठक ही माना जाएगा। कुल मिला के जब भी ये दौरे पे भी जाते हैं, जितने दिन के लिए भी जाते हैं, तो वो बैठक की में भी क्या करा जाएगा? उसको जोड़ा जाएगा। तीसरा कहते हैं देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए जब समिति सत्र में ना हो समिति के व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि जरूरतमंद बालक को बाल गृह में रखने वाली बात आ गई। अब ऐसा बात आ गई, बाल गृह में रखना है, किसी बाल गृह में किसी बालक को रखा जाना है। अब समिति की बैठक नहीं चल रही है, तो कह रहा है कि कहाँ पेश करेंगे? मान लो समिति की बैठक नहीं चली तो कहाँ पे करेंगे? ये लिखा वरिष्ठ, व्यष्टिक, व्यष्टिक मतलब वरिष्ठ, जो भी वरिष्ठ होगा उसका
बेस्टिक सदस्य होगा, जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा, जो भी इसमें हेड होगा, बड़ा होगा, जो भी उसका हेड मान लो, जो भी हेड होगा सदस्य, उसके समक्ष क्या किया जा सकता है, कोई भी सदस्य हो सकता है उसका जो बेस्टिक सदस्य है। एक मिनट, तीसरा कहाँ है, बिफोर पिट पर्सन लिखा है इसमें, तो बेस्टिक नहीं लिखा है। तो जो भी बेस्टिक पिट पर्सन लिखा है इसमें इंग्लिश में भी, बेस्टिक सदस्य मतलब जो भी उस समिति का सदस्य होगा, वरिष्ठ नहीं है, जो भी सदस्य होगा समिति का। बेस्टिक का मतलब वरिष्ठ नहीं है, बेस्टिक का मतलब है जो भी सदस्य समिति का, जो भी सदस्य है, सदस्य है, जो भी उपयुक्त सदस्य है, पिट मतलब उपयुक्त सदस्य जो भी है, उसके समक्ष क्या किया जा सकता है, उसको पेश किया जा सकता है। जो भी समिति का सदस्य होगा, अगर समिति बैठक नहीं है, कुल मिला के जब बैठकें नहीं है, तो जो भी सदस्य समिति का होता उपलब्ध होता है ना, जो भी उपलब्ध सदस्य होगा उसके समक्ष उसको पेश कर दिया जाएगा बालक को। कब पेश किया जाएगा, जब बाल गृह में उसको भेजना है और समिति की बैठक नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो भी उपयुक्त होगा या जो भी उपलब्ध होगा ऐसे सदस्य के समक्ष उसे पेश कर दिया जाएगा। अगला कहता है किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्य के बीच राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय प्रभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी। जो ये कह रहा है कि जो समिति अपना डिसीजन लेगी, कैसे लेगी, बहुमत के आधार पर लेगी। समिति अपना डिसीजन कैसे लेगी, बहुमत मतलब सब अपना बहुमत लेंगे, जिसका ज्यादा बहुमत होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां बहुमत नहीं होता तो वहां अध्यक्ष, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं आया ना, तो उस स्थिति में फिर अध्यक्ष की राय मान्य होगी। अगर जब स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो फिर किसकी राय मान्य होगी, फिर अध्यक्ष की राय मान्य होगी। वैसे तो ये बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे, अगर बहुमत के आधार पर भी मामला ठीक नहीं बनता है तो फिर अध्यक्ष की राय के अनुसार मामले को क्या किया जाएगा, निपटाया जाएगा। लास्ट देखिए ये क्या कहता है, उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश कार्रवाई के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविद्यमान नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है कि मान लो समिति में जितने सदस्य उनमें से कोई अनुपस्थित भी रहता है और इन्होंने कोई आदेश पारित किया है, तो वो आदेश विधिमान ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति के कारण आप ये कह दो कि समिति का जो आदेश था वो अवैध गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित भी था और उसके बाद अगर फैसला लिया जाता है तो वो फैसला अविधिमान नहीं होगा। ठीक है, ये है 28 आपका, इसकी प्रक्रिया थी। अब देखिए 29 क्या कहता है। 29 कहता है समिति की शक्तियां। कौन की, समिति की। समिति की क्या क्या शक्तियां, सिंपल से 2 पॉइंट है इसमें। पहला क्लॉज कहता है समिति का देखरेख, पहला कहता है समिति का देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख संरक्षण उपचार विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा। तो क्या क्या सिंपल सी बात है कि बालकों का जो पुनर्वास है ना, उनकी देखभाल है, ये सारी चीजें होती हैं, बालक से संबंधित जो भी समस्त चीजें होती हैं, इसको भी आपको, उसका संरक्षण है, ये सारी चीजें, संरक्षण, ये सारी शक्तियां होती हैं बोर्ड को, है ना। क्या क्या शक्ति होती है, बालक का पुनर्वास है, देखभाल है, संरक्षण है, और भी जो बालक से जुड़ी हुई सारी चीजें वगैरह होती हैं, उनका विकास है, उपचार है, ये सारी जो कॉमन होती है जो बालक से जुड़ी हुई है। तो बस इतना याद रखें, बालक से जुड़ी हुई जो समस्त चीजें होती है वो उनकी शक्ति होती है, उनसे संबंधित कोई भी उपाय जो है बोर्ड के द्वारा किए जा सकते हैं जो बालक की भलाई के लिए होते हैं। ऐसे समस्त उपाय जो है वो बोर्ड के द्वारा किए जा सकते हैं, समिति के द्वारा। दूसरा कहता है जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है वहां तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसी समिति को देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्रवाइयों के संबंध में अनन्य कार्य करने की शक्ति होगी। तो ये कह रहा है जहां भी नियुक्त किया जाता है ये बालक से संबंधित समस्त कार्य करने की भी इन्हें शक्ति होती है। जिस क्षेत्र में जिस एरिया में इनको नियुक्त किया जाता है बालक से संबंधित समस्त कार्य कर सकते हैं। तो कोई शक्तियों में कोई खास ऐसा नहीं लिखा कि आपको याद करना हो, हाँ सेक्शन याद कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं जुड़ा है।
तो सीधी सीधा आप इसको याद रखें कि जो बालक के हित में जो भी चीजें होती हैं, जो समिति के द्वारा उन सारी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है जिस एरिया में जो नियुक्त किए जाते हैं बालक के हित में। सेक्शन याद रख लेना इसमें। सेक्शन देखिए 30 क्या कहता है। 30 कहता है समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व। ये भी एक बार पढ़ना है बस। कृत्य होते हैं और कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। कुछ कृत्य होते हैं जो करने होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती है ना। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां, सिंपल सी बात है इनमें। समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना। तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है समिति क्या कर सकती, संज्ञान। एक एक शब्द याद रख लेना कि संज्ञान लेना। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उनको प्रभावित करने वाली सभी मुद्दों की जांच करना। तो जांच करना है ना। तो एक संज्ञान करना, जांच करना, काय की जो भी मुद्दे बालकों के हैं उनसे संबंधित उसकी जांच करना। ये सब एक एक शब्द आप इसमें याद रख सकते हो, पढ़ सकते हो। जांच करना। तीसरा कहता है बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक एकक और गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना। तो निर्देश देने की भी शक्ति होती है। निर्देश जो भी बालक कल्याण संगठन वगैरह है, सब अधिकारी वगैरह है ना, तो उनको सामाजिक अन्वेषण की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट, सामाजिक अन्वेषण की, है ना, सामाजिक अन्वेषण की जो रिपोर्ट है वो उसको पेश करने का निर्देश देने की शक्ति ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, योग्य व्यक्ति देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख करने हेतु योग्य व्यक्ति की घोषणा करना। तो योग्य व्यक्ति की घोषणा करना, योग्य व्यक्ति जो बालकों की देखरेख करने के लिए तैयार है। योग्य व्यक्ति कौन होता है, जो बालकों की देखरेख करने के लिए तैयार है। उसकी पोषण देखरेख के लिए किसी बालक को स्थानांतरण का निर्देश देना। पोषण संबंधी जो देखरेख है ये कॉमन सी चीज है। पोषण संबंधी जो देखरेख है उसके बारे में आदेश करना, है ना, बालक के संबंध में। ये समस्त इसके कार्य हैं। आगे है बालक व्यक्तिगत देखरेख योजना पर आधारित देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना। और इस संबंध में माता पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति का बाल गृह या सुविधा गृह उपयुक्त सुविधा तंत्र के लिए आवश्यक निर्देश देना। तो व्यक्तिगत देखरेख मतलब बालक की देखरेख में रहे, किसी व्यक्ति की निगरानी में रहे, वो सारे उपाय करना भी इनके काम है। अगला है संस्थागत सहायता की अपेक्षा करने वाले प्रत्येक बालक के स्थानांतरण के लिए बालक की आयु, लिंग, नियोक्ता आवश्यकताओं पर आधारित तथा संस्था की आवश्यकताओं क्षमता को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री की संस्था का चयन करना। कोई संस्था वगैरह होती है, संस्था, उनका चयन करना, रजिस्ट्री जो संस्थाएं होती है उनका चयन आदि करना। तो ये कॉमन है, ये आपको केवल पढ़ना है, इनको याद भी नहीं करने हैं। अगला लिखा है देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों की आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार निरीक्षण करना। ये याद रखना है, कितने बार, आवासीय सुविधा जहां बालक रहते हैं उसका 2 माह, 2 माह है क्या है, कम से कम 2 बार निरीक्षण करना। कितने में, आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह में 2 बार निरीक्षण। 2 बार निरीक्षण कैसे करना है, प्रत्येक माह, मतलब हर माह में 2 बार कम से कम उनका जहाँ बालक रहता है उसका निरीक्षण करना। ये भी इनका काम है। ये इनका क्या है, ये इनका उत्तरदायित्व है, इनकी जिम्मेदारी है कि भैया 2 माह में जाके देखेंगे जहाँ बालक रह रहा है ठीक तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है, उससे खाने पीने की चीजें, उसकी जरूरत की चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो 2 माह में, सॉरी, 1 माह में 2 बार क्या करेंगे जी, उसका परीक्षण आदि करेंगे। आगे लिखा है माता पिता द्वारा अभ्यर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना। जो माता पिता को बालक वगैरह सौंपे जाते हैं तो उनका विलेखों को प्रमाणित आदि करना, ये भी इनका काम है। यह सुनिश्चित करना कि ऐसी सम्यक प्रक्रिया जो विहित की जाए अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोई हुई बालक का उसके कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करने के लिए सही प्रयास। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसके कुटुंब में बालक को सौंपना वगैरह होता है, तो उसके संबंध में भी समस्त प्रक्रिया ये जो है समिति के द्वारा किया जाएगा। ऐसे अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की घोषणा करना जो सम्यक जांच के पश्चात दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त है। तो ये याद रखना कि अनाथ और परित्यक्त बालक की घोषणा करना, अनाथ और परित्यक्त
जो बालक है उसकी घोषणा करना ताकि उसका दत्तक हो सके आगे जाके, है ना। तो दत्तक हो सके इसकी भी घोषणा इनके द्वारा की जा सकती है। आगे लिखा है मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों तक पहुंचना समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परंतु ऐसा विनिश्चय कम से कम 3 सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। ये कह रहा है कि मामलों का स्वप्रेरणा से विनिश्चय करना है, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी मामले का देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालों तक पहुंचना जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया। कैसे बालक जिनको समिति के समक्ष पेश नहीं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समिति के पास नहीं आ पाते, तो उन मामलों के उस मामले में उन बालकों का क्या लेना, संज्ञान लेना, स्वयं संज्ञान लेना। लेकिन जो लिख रहा है कि नीचे जो डिसीजन ले रहा है, परंतु ऐसा विनिश्चय कम से कम कितने सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, 3 सदस्यों द्वारा। मतलब कि उसका संज्ञान, ये कौन से बालक हैं जो समिति के पास आ ही नहीं पाए किसी वजह से, तो ऐसे जो बालक हैं उनका स्वयं संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 3 सदस्यों की राय चाहिए। 3 सदस्य मिलकर फैसला लेंगे कि उस बच्चे का संज्ञान लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। तो 3 सदस्यों की मिलकर क्या ली जाएगी, उसमें राय। अगला है लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त जो बालक है उनके पुनर्वास से संबंधित है। ये कोई खास नहीं। तो लैंगिक रूप से पुनर्वास, कई बालक होते ना जो लैंगिक अपराधों से पीड़ित आदि होते, उनका पुनर्वास वगैरह करना, ये सारी चीजें हैं इसमें। धारा 17 की उपधारा 2 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कार्रवाई करना। एक बार पढ़ लेना इनको, और कोई खास नहीं है, एक बार और पूरा देख लेता है। 2-3 पॉइंट और है। समिति किसी बालक देखरेख संस्था में किसी बालक से दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में जांच करेगी और यथास्थिति पुलिस या जिला बालक संरक्षक एकक या श्रम विभाग या बालबद्ध योजनाओं का निर्देश देगी। आगे है बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाएगी। ऐसे कृत्य और दायित्व जो विहित किए जाए। कुछ नहीं है, सारे के सारे कृत्य एक बार पढ़ने, ये याद नहीं करने आपको, आप सोचो कि सारे याद करने, बस इतना ही इसको रहने दीजिए। ये आपको एक बार घर पे थोड़ा सा पढ़ लेना, इनको एक एक पॉइंट अगर निकल सके तो निकाल लेना। बाकी इसको में से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आना कि इसमें से पूरे आपसे पूछे कि क्या है। तो इसमें से बस छोटे जैसे संज्ञान लेना, जांच, निर्देश, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है कि जो बालक से संबंधित समस्त कार्य है ये समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये आप पैसे भी लगा दोगे, तो इसमें कोई खास नहीं है। सेक्शन जरूर याद रख सकते हैं कि समिति के कार्य और कितने में दे रखे। सेक्शन ये तो जो है 30 में क्या दे रखा है, इनके कार्य और कृत्य आदि को क्या कर रखा है, दे रखा है।